यूरोपीय आर्थिक समुदाय। ये टॉपिक बीए थर्ड ईयर पेपर सेकंड का है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय को अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे साझा बाजार, यूरोपीय साझा बाजार, यूरोपीय संघ इत्यादि। इसको यूरोपीय आर्थिक समुदाय ही कहना उचित होगा, क्योंकि यही इसका अधिकृत शीर्षक है। आर्थिक समुदाय आर्थिक सहयोग की दृष्टि से केवल महत्वपूर्ण ही नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इस संघ की स्थापना 1 जनवरी 1958 की रोम की संधि के द्वारा हुई। इसमें 6 राज्य सम्मिलित थे: बेल्जियम, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। लेकिन धीरे धीरे इसके सदस्यों की संख्या में वृद्धि होती गई। 1981 में ग्रीस तथा 1986 में स्पेन और पुर्तगाल इसके सदस्य बन गए। जनवरी 1995 में ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड तथा स्वीडन को यूरोपीय संघ का सदस्य नियुक्त किया गया। इस तरह संघ की सदस्य संख्या 12 से बढ़कर 15 हो गई। मई 2004 में 10 नए सदस्यों को शामिल करने के बाद यूरोपीय संघ की सदस्य संख्या 25 हो गई। जिन राज्यों ने संघ की सदस्यता ग्रहण की वे हंगरी, चेक गणराज्य, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, स्लोवेनिया, पोलैंड, स्लोवाकिया, माल्टा तथा साइप्रस जनतंत्र। संघ में सम्मिलित होने वाले 7 ऐसे राज्य हैं जो पूर्व में साम्यवादी शासन के अधीन रह चुके हैं। जनवरी 2007 में बुल्गारिया और रोमानिया के सदस्य बन जाने से अब इस संघ की सदस्य संख्या 27 हो गई तथा 9 दिसंबर 2011 को विलय संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद क्रोएशिया संघ का 28वां सदस्य बन गया। रोम की संधि के राजनीतिक आधार और प्रभाव के होते हुए भी कुछ लोग यह अनुभव करते हैं कि आर्थिक समुदाय शुद्ध आर्थिकी है। इसका एक उद्देश्य आर्थिक संघ का निर्माण है, जिसके द्वारा सभी देशों में रहन सहन के स्तर में वृद्धि की जा सकती है। इस समुदाय की यह महत्वाकांक्षा थी कि 92 यानी कि 1992 तक पूरा पश्चिमी यूरोप एक एकात्मक बाजार के रूप में विकसित होगा। राष्ट्रों की वर्तमान सीमाओं को अधिक विपणन की दृष्टि से समाप्त कर दिया जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका की तर्ज पर यूरोपीय साझा बाजार को एक सीमा तक मुक्त एकात्मक बाजार के रूप में परिणत कर दिया जाएगा। कुछ लोगों का विचार है कि इससे आर्थिक समुदाय के विषय में सही दृष्टिकोण नहीं बन पाता है। आर्थिक समुदाय की स्थापना की दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि इसके अतिरिक्त कुछ अन्य कारण भी थे। 6 देशों की सामूहिक सीमा और समान आधार पर आर्थिक और सामाजिक विकास हुआ है। राजनीतिक सिद्धांतों की समानता व अन्य सहायक कारण था। इसके अलावा अनेक भावनाएं और उद्देश्य थे। यूरोप की प्रतिष्ठा सर्वोपरि है और राष्ट्रीय आधार पर
यूरोपीय सभ्यता का पुनर्जागरण संभव नहीं है। राजनीतिक स्पर्धा से न केवल राष्ट्रीय संकट आते हैं, बल्कि यह यूरोपीय सभ्यता के लिए घातक सिद्ध होती है। इस प्रकार की कुछ और भी बातें थी जिनके कारण यूरोपीय समुदाय की स्थापना को बल मिला। 24 मार्च 1957 को यूरोपीय आर्थिक समुदाय की संधि पर रोम में हस्ताक्षर हुए थे। 1 जनवरी 1958 से यह संधि लागू हो गई। आर्थिक समुदाय का क्षेत्रफल 45.77 हजार वर्ग मील, जनसंख्या 16.76 करोड़, कुल राष्ट्रीय आय 16.41 करोड़ डॉलर थी। संधि के अनुच्छेद 2 में इसके उद्देश्य निहित हैं। समुदाय के उद्देश्य एक साझा बाजार के निर्माण के माध्यम से तथा आर्थिक नीतियों में समानता के द्वारा पूरे समुदाय में आर्थिक क्रियाओं का विकास करना, प्रचार प्रसार करना और बढ़ता हुआ स्थायित्व तथा रहन सहन के स्तर में वृद्धि करना, सदस्य देशों में निकट संबंध स्थापित करना है। उन सभी विवादों को जिन्होंने यूरोप को विभाजित कर रखा है, सदैव के लिए समाप्त कर देना, यूरोप की प्रतिष्ठा को स्थापित करने और आर्थिक शक्ति तथा सांस्कृतिक परंपरा और रहन सहन के स्तर में वृद्धि करना, अव्यावहारिक और पुराने व्यवधानों को जिनके फलस्वरूप यूरोप छोटे छोटे बाजारों में विभाजित था, उसको समाप्त करना, तकनीकी विकास के साथ साथ बड़े बड़े पैमाने के उत्पादन को अधिकांश उद्योगों में लागू करना, एक भावी यूरोप के संयुक्त राष्ट्रों का आधार प्रस्तुत करना। संधि के अनुच्छेद 3 में समुदाय की क्रियाओं का वर्णन है। उनके अनुसार संधि की शर्तों को समय अवधि के अंतर्गत निम्न प्रमुख कार्य होंगे। समस्त देशों में वस्तुओं के आयात एवं निर्यात से तटकर शुल्क और मात्रात्मक प्रतिबंधों को समाप्त करना, इसके अतिरिक्त अन्य व्यवधानों को भी समाप्त करना, गैर सदस्यों के प्रति एक सामान्य तटकर तथा एक सामान्य व्यापारिक नीति अपनाना, सदस्य देशों के अंतर्गत व्यक्ति, सेवा एवं पूंजी की गतिशीलता संबंधी कठिनाइयाँ और व्यवधानों को समाप्त करना, एक सामान्य कृषि नीति को अपनाना, एक सामान्य यातायात नीति को अपनाना, एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना जिसके कारण साझा बाजार में प्रतिस्पर्धा का स्वरूप विकृत न हो, उन व्यवस्थाओं को अपनाना जिनके द्वारा सदस्यों की आर्थिक नीतियों में समन्वय हो सके तथा भुगतान असंतुलन को दूर किया जा सके। 1 जनवरी 1983 में डेनमार्क, ग्रीस, आयरलैंड तथा इंग्लैंड भी आर्थिक समुदाय के सदस्य हो गए। अब इसका क्षेत्रफल 5,91,000 वर्ग मील हो गया। कुल जनसंख्या बढ़कर 22.3 करोड़ हो गई, जो रूस और अमेरिका की जनसंख्या से अधिक है। विश्व का यह एक प्रमुख आयात और निर्यात करने वाला समुदाय है। तथापि यह सुपर पावर नहीं है, फिर भी इसकी आर्थिक शक्ति के कारण इसका प्रभाव बहुत है। सन 1983 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना को 25 वर्ष पूरे हुए और इन 25 वर्षों में समुदाय की प्रमुख सफलताओं की चर्चा करते हुए साझा बाजार आयोग के अध्यक्ष गस्टर्टन धॉर्न ने कहा कि पहली सफलता तो यह है कि फ्रांस और जर्मनी के बीच वास्तव में फिर मैत्री स्थापित हो गई। आज के पश्चिमी यूरोप में न केवल युद्ध जैसी कोई बात उड़ती है, अपितु समुदाय के सदस्य देशों के बीच किसी युद्ध की कल्पना करना भी दूर की बात है या कठिन है। दूसरी सफलता यह है
कि छिन्न विच्छिन्न यूरोप में आज हम एक अपेक्षाकृत एकीकृत क्षेत्र, एक ऐसी संयुक्त मंडी बना पाए जिसमें लगभग 30 करोड़ व्यक्ति रहते हैं। इन्हें व्यापार में एकाधिकारवाद विरोधी नीति का लाभ भी मिल रहा है। हमने कृषि और विकास के लिए समान नीतियां निर्धारित की हैं। हमने अन्य क्षेत्रों से भी समन्वित नीतियों और विनियोजित कार्यक्रमों की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। इन बुनियादी कामों के अलावा अब हमने संसार के अन्य देशों के प्रति अपनी साझा व्यापार नीति अपनाने और अपने लिए एक यूरो मुद्रा प्रणाली शुरू करने के क्षेत्र में भी कदम उठाए हैं। राजनीतिक सहयोग के क्षेत्र में भी पिछले 10-12 वर्षों से विदेश नीति सहित सभी प्रकार के मामलों में सदस्य देशों की सरकारों के बीच पहले की अपेक्षा अधिक निकट सहयोग रहा है। हमें यह बात भी नहीं मालूम या नहीं भूलनी चाहिए कि अन्य देश भी यूरोपीय आर्थिक समुदाय के प्रति आकर्षित होते रहे हैं। हमारा संगठन एक तरह से लोकतंत्रीय आदर्श का प्रतीक बन गया है। धन्यवाद।